99 भाइयों को मार देता है अशोक और खुद गद्दी पर बैठता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अशोक ने अपने किस भाई को नहीं मारा था? ब्राह्मणों की प्रथम लव स्टोरी मालविका, किसकी? मालविका अग्निमिश्रम। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मौर्य काल। इतिहास का सबसे पेचीदा टॉपिक है ये, इसको समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आज की इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाओगे इसको। मौर्य काल को पढ़ने के लिए ना मैंने एक बार ये फ्रेम बनाया है बेसिक सा, इसको नोट कर लियो सारे के सारे को, वीडियो पॉज करके। ठीक है, मौर्य काल को देखते हैं। पूर्व मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल, ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको लेके चलेंगे सारे के सारे मौर्य काल में। इनसे पहले वाले को बोलते हैं पूर्व मौर्य काल, इनके बाद वाले को बोलते हैं उत्तर मौर्य काल। ठीक है, इससे पहले कौन आता है? अर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और भारत पर 2 विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इनके बाद शुंग वंश, कण्व वंश, अंध्र सातवाहन वंश, पल्लव आक्रमण और कुषाण आक्रमण। इन्हीं के साथ मौर्य वंश खत्म होता है। अब न बिल्कुल एक एक को लेके चलेंगे और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन देखेंगे इनकी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मौर्य साम्राज्य का पहला वंश आता है अर्यक वंश, 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। अर्यक वंश का पहला शासक कौन है? बिंबिसार, और दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन। इसके बाद एक दो और आते हैं, फिर अर्यक वंश खत्म हो जाता है। आओ अर्यक वंश को एक्सप्लेन करते हैं। अर्यक वंश की स्थापना करता है बिंबिसार। बिंबिसार रहता है 544 बीसी से 492 बीसी तक। इसका समकालीन होता है गौतम बुद्ध। समकालीन का मतलब पता है ना, पहले भी वीडियो में जिक्र किया है मैंने। समकालीन 2 महत्वपूर्ण चीजें एक ही समय के अंदर चल रही हैं। बिंबिसार क्या करता है? 16 महाजनपदों में से एक अंगराज्य के ऊपर अटैक करके इसको अपने मगध साम्राज्य में मिला लेता है और इसकी राजधानी बनाता है चंपानगरी। इसके बाद ये विवाह करता है। 2 विवाह होते हैं इसके, कौशल देवी से और चेलना से। कौशल देवी से विवाह करके ये काशी को प्राप्त करता है और इससे कुछ भी प्राप्त नहीं करता। मतलब कौशल देवी से विवाह करके दहेज के अंदर काशी को प्राप्त करता है, काशी उत्तर प्रदेश वाला। इसका एक राजवेद होता है जीवक। राजवेद मतलब जो उस समय का इनका डॉक्टर था ये बिंबिसार का। तो एक बार ना चंड प्रदोत को इसने ठीक किया था। चंड प्रदोत को पीलिया हो गया था। चंड प्रदोत है ये अवंतिका राज्य का राजा, इसको पीलिया हो गया था। तो इसका पीलिया ठीक करवाने के लिए बिंबिसार क्या करता है? अपने राजवेद जीवक को चंड प्रदोत भेज देता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसका बेटा अजात शत्रु। अज्ञात शत्रु का मतलब है इसका कोई भी शत्रु नहीं था उस समय पे। अंग की राजधानी चंपा का शासक था ये अज्ञात शत्रु। ठीक है, बिंबिसार को मारता है ये अज्ञात शत्रु सबसे पहले आते ही। ये देखता है मेरे से ज्यादा महत्वाकांक्षा तो मेरे पिता की है, और सारा राजपाट लेने के लिए अपने पिता को ही मार देता है। यही घटना जैन ग्रंथ में कुणिक के नाम से जानी जाती है। ये घटना जैन ग्रंथ में कुणिक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब अज्ञात शत्रु को देखेंगे। अज्ञात शत्रु के समय में ना बुद्ध व जैन दोनों मरे थे। महात्मा बुद्ध की डेथ होती 483 ईस्वी पूर्व, और महावीर स्वामी की डेथ कब हुई ये आप कमेंट करके बताना। अज्ञात शत्रु 492 बीसी से 460 बीसी तक रहता है। इसके बाद ये भी चल पड़ता है अपने। ये आते ही पहले क्या करता है? बुद्ध के शरीर के 8 टुकड़े करवा देता है। जैसे इसको पता चलता है ना कि महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई है, उसके 8 टुकड़े करवाता है और उनके ऊपर 8 स्तूप बनवा देता है। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति करवाता है ये। संगीति का मतलब एक साथ बैठ के गान पान करना। ठीक है, और 2 हथियारों का निर्माण करता है ये, रथमूसड़ और महाशिला कंटक। ठीक है, और इसकी हत्या कर देता है इसका बेटा उदयन। जैसे इसने अपने पिता की हत्या की थी ना, वैसे ही इसका बेटा इसकी हत्या कर देता है। उदयन को देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं उदयन को। अर्यक वंश का लास्ट शासक है ये। इसके बाद 2-3 और आएंगे, फिर अर्यक वंश खत्म। इतना ही है बस अर्यक वंश, 460 बीसी से लेके 440 बीसी तक। उदयन क्या करता है? पाटलिपुत्र शहर को बसाता है। पाटलिपुत्र शहर मतलब वर्तमान का पटना। उदयन के बाद 3 शासक हो रहे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। मगध साम्राज्य में पोस्ट को कैसे बांटा हुआ था? मंत्री को कहते थे माते और प्रधानमंत्री को महामाते। तो इनके प्रधानमंत्री था शिशुनाग। शिशुनाग इनके अंतिम शासक नागदशक को मार के अपना खुद का एक वंश बनाता है, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक होता है। बिल्कुल छोटा सा है ये। इसकी स्थापना करता है शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है? अवंती पर आक्रमण करके प्रदत्ति वंश का अंत कर देता है ये। बस यही इसकी खास बात है। इसके बाद इसे चल बसता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 394 बीसी में, और इसका उत्तराधिकारी पुत्र आता है कालाशोक। कालाशोक के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड बौद्ध संगीति करवाता है। कालाशोक के बाद उसका पुत्र आता है नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन होता है अंतिम शासक।
नंदीवर्धन की हत्या करता है महापद नंद और ये नया वंश स्थापित करता है फिर नंद वंश। अब नंद वंश को देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नंद वंश को। 343 बीसी से लेके 323 बीसी तक नंद वंश की स्थापना करता है महापद नंद। ठीक है, भारत का प्रथम शूद्र वंश था ये, नंद वंश था ना, ये भारत का प्रथम शूद्र वंश था ये। शूद्र कौन होते हैं ये आप कमेंट करके बताना। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। महापद नंद के 8 पुत्र होते हैं, लेकिन सबसे योग्य शासक होता है इसका धनानंद, जो अंतिम शासक था इसका, और भारत का प्रथम सम्राट भी था। सम्राट किसे कहते हैं? जो 1 लाख गांव का शासक होता है। ठीक है, और चक्रवर्ती सम्राट जो 7 लाख गांव का शासक होता है। धनानंद की हत्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता थी। इसके बाद होते हैं 2 विदेशी आक्रमण। चाणक्य पहले सिकंदर के पास गया कि मैं आपको विश्व का सबसे बड़ा राजा बना दूंगा, लेकिन सिकंदर कहता है मैं तो पहले से ही राजा हूं, और उसको मार पीट के भगा देता है। फिर जाता है चाणक्य धनानंद के पास, धनानंद को कहता है मैं आपको ना विश्व का सबसे बड़ा राज्य बना दूंगा, मेरे पास बहुत सारी रणनीतियां हैं, मैं आपको सबसे बेहतरीन राज्य बना दूंगा। लेकिन धनानंद क्या करता है, इसको मार पीट के भगा देता है। तब चाणक्य जाता जाता एक बात कह के जाता है इसको, धनानंद को, कि मैं वापिस आऊंगा ना तो सबसे पहले तेरे को ही मारूंगा। फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करता है और चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आता है, धनानंद को मरवा देता है, और नए वंश की स्थापना होती है मौर्य वंश की, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम भारत पर प्रथम 2 विदेशी आक्रमण। सबसे पहला आक्रमण होता है ईरान से और दूसरा यूनान से, जो सिकंदर करता है। और सबसे पहला आक्रमण कौन करता है? दारा प्रथम। ठीक है, अब देखते हैं इसको। सबसे पहला आक्रमण होता है ईरान से। भारत पर होने वाला सबसे पहला विदेशी आक्रमण है ये। ईरान में अखमनी वंश चल रहा था, अखमनी वंश पर राज कर रहा था साइरस। साइरस का बेटा था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। समय है ये 518 बीसी का। ये आक्रमण करता है भारत के ऊपर। इसकी जानकारी हमें 3 अभिलेखों से मिलती है, वेस्तुना अभिलेख, निक्षेतुम अभिलेख, पर्सिपिलस अभिलेख। ठीक है, और ईरान से हमें एक और चीज मिलती है, ईरान से मिली है क्रोस्टी लिपि। हमारी लिपि तो ये ऐसे है और ये है क्रोस्टी लिपि, है ऐसे लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, ये उस साइड से स्टार्ट करेंगे और इस साइड लिखेंगे, फिर ऐसे जाएंगे ये। ठीक है, इसको क्रोस्ट लिपि कहते हैं। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण होता है यूनान से, जो सिकंदर करता है। यूनान में एक जगह है मकदूनिया, मकदूनिया का शासक है फिलिप। यूनान में एक जगह होती है मकदूनिया, मकदूनिया का शासक है फिलिप, और फिलिप का बेटा है सिकंदर। सिकंदर मान भारत में आने के लिए ना पहले जो फारस को खत्म करता है। फारस के अंदर चल रहे हो उस समय दारा तृतीय, ये था दारा प्रथम, इसके बाद दारा सेकंड और दारा तृतीय। पहले तो फारस को खत्म करता है और दारा तृतीय को युद्ध में पराजित करता है। सिकंदर सबसे पहले आता है भारत के अंदर तक्षशिला में। तक्षशिला में अम्बी एक राजा होता है, वो राज कर रहा होता है, वो आत्मसमर्पण कर देता है। फिर जाता है सिकंदर झेलम नदी के किनारे और युद्ध के लिए चुनौती देता है, तो सारे राजा आके आत्मसमर्पण कर देते हैं, बट एक राजा नहीं आता, राजा पोरस, और पोरस के साथ ये युद्ध करता है, झेलम का युद्ध या आइडोस्पीसिस का युद्ध। उस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है और राजा पोरस हार जाता है, लेकिन राजा पोरस की हौसला अफजाई देख के सिकंदर इसको मारता नहीं है, छोड़ देता है। फिर सिकंदर भारत में 2 शहर बसाता है। आइए अब सिकंदर को पढ़ते हैं। दूसरा विदेशी आक्रमण होता है यूनान से। ठीक है, मकदूनिया का शासक था फिलिप और फिलिप का बेटा था सिकंदर। फारस को खत्म करके आया ये सिकंदर, दारा तृतीय को पराजित करके। फिर सिकंदर काबुल कंधार के रास्ते, काबुल कंधार हेरात जेडोरिस के रास्ते तक्षशिला आया। तक्षशिला में चल रहा होता है उस समय अम्बी राजा का शासन, और वो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। अब सिकंदर जाता है झेलम नदी के किनारे, जहाँ पे सारे भारत के राजा सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, बस एक को छोड़ के, पोरस को छोड़ के। और पोरस के साथ सिकंदर युद्ध करता है, झेलम का युद्ध या आइडोस्पीसिस का युद्ध भी बोलते हैं इसको, क्योंकि पानी के अंदर लड़ाया गया था ये। थोड़ी देर में सिकंदर पोरस को हरा देता है, लेकिन पोरस की हौसला अफजाई देके पोरस को मारता नहीं है, छोड़ देता है जिंदा ही। सिकंदर ने फिर भारत में आकर 2 शहर बसाता है, निकेया तथा बुकाफेला। निकेया जो विजयनगर बनता है बाद में, और बुकाफेला अपने घोड़े के नाम पर। फिर अपने सारे प्रदेशों को ना सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप के यूनान वापिस लौट जाता है ये, और मृत्यु हो जाती है इसको, बुखार हो जाता है इसको बहुत तेज, और मृत्यु हो जाती है इसकी बेबीलोन के अंदर। ठीक है, अब यूनान में शासन करता है सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर क्या काम करता है, जितने भी देशों के ऊपर सिकंदर ने जीत हासिल की थी ना, वहां से टैक्स वसूल करता है। तो सिकंदर ने भारत के ऊपर भी अटैक किया था, तो फिर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपने मेगास्थनीज को भारत में भेजता है टैक्स वसूलने के लिए। पहले मेगास्थनीज घूमता है, आते ही एक पुस्तक लिखता है इंडिका, जिसमें भारत का वर्णन होता है। ठीक है, और मेगास्थनीज आता है चंद्रगुप्त, इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सीधा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और ऐसे टैक्स की पूरी बात करता है, बट चंद्रगुप्त मौर्य मना करके वापस भेज देता है मेगास्थनीज को। और जब ये बात सेल्यूकस निकेटर को पता चलती है, तो सेल्यूकस निकेटर आता है अपनी पूरी सेना लेके और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है। दोनों आमने सामने होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर।
बट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना देख के सेल्यूकस निकेटर भी पीछे हट जाता है, क्योंकि सिकंदर तो है नहीं, इतना हौसला तो है नहीं इसके अंदर सिकंदर जितना। फिर दोनों के अंदर संधि होती है, और संधि में क्या क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा देता है, और जितने भी भारत में राज्य हासिल किए थे, जहां जहां पे टैक्स वसूलने का काम था, वो सारा चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप के ये सेल्यूकस निकेटर वापस यूनान लौट जाता है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक को। आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की ब्रीफ समरी। ठीक है, 323 बीसी से लेकर 298 तक रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनता है उस समय इसकी उम्र होती है 25 वर्ष। चाणक्य की सहायता से धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है, जिसकी जानकारी हमें विलियम जोन्स देता है। विलियम जोन्स के अनुसार इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 2 यूनानी लेखक होते हैं, प्लूटार्क और जस्टिन। जस्टिन बीबर नहीं है ये, जस्टिन है ये। इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे 6,64,000 सैनिक, जिनके बलबूते पर इसने 7 लाख गांव के ऊपर राज किया था। और जो 7 लाख गांव के ऊपर राज करता है उसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, नॉर्थ में कश्मीर तक, साउथ में उत्तरी कर्नाटक, ईस्ट में बंगाल तक, और वेस्ट में फारस तक। इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में 2 ग्रंथों से पता चलता है, एहनानूर और मुरनानूर। बंगाल विजय के बारे में महास्थान से पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत के ऊपर है। ठीक है, पेपर में यह भी देखने को मिलता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त ने। सुदर्शन झील की पहली बार मरम्मत करवाई रुद्रदामन ने, और इसका उल्लेख मिलता है हमें जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख क्या है, ये भारत का सबसे लंबा अभिलेख, संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई इसकी, स्कंदगुप्त ने। अब देखते हैं हम 305 बीसी को। सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जाता है संदेश लेके कि कर दे दो, और चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज को वापस भेज देता है। फिर सेल्यूकस निकेटर आता है अपनी सेना लेके, और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने खड़ा हो जाता है, और दोनों के बीच में एक संधि होती है। फिर लड़ाई नहीं होती दोनों के बीच में। 305 बीसी की बात है ये। दोनों के बीच में संधि होती है, 305 बीसी की बात है ये। संधि में क्या क्या होता है, सिकंदर का लूटा क्षेत्र वापिस हो जाएगा, कि जितना भी क्षेत्र सिकंदर ने भारत में लूटा है ना, सारा का सारा वापस दे दिया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। और दूसरी संधि होती है, सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी होती है एलना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा दी जाएगी। एलना से एक पुत्र होता है जस्टिन, जो यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बना था फिर बाद में। और तीसरी संधि होती है, चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी खुश होकर उपहार में दे देता है। इसको सेल्यूकस निकेटर को ये पता ही नहीं होता हाथी कितना राशन खाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य बढ़िया योजना बना के 500 हाथी दे देता है कि सारा राशन खा जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 300 बीसी को। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन महासंगीत का आयोजन करवाता है, जिसमें कार्य करवाए जाते हैं। जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वही है जिसमें सफेद कपड़े पहन के घूमते हैं, इसका अनुयायी होता है स्थूलभद्र, और दिगंबर का भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु वाले को ही अपनाया था, इसी का अनुयायी था ये। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया, और सलेखल संथारा लेके अपनी प्राण त्याग दिए। सलेखल संथारा क्या होता है ये, इसमें भूखा पैसा रह के अपने प्राण त्यागने होते हैं, एक तरह का उपवास है ये। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा है भाई सलेखल संथारा को, तो इसको तो बंद कराओ, और बंद करवा देता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जैन धर्म के लोग वापस क्या करते हैं कि आर्टिकल 25 के अनुसार किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ न की जाए, और भारत में सभी धर्मों का पालन किया जाए, किसी भी धर्म का उल्लंघन न हो। वापस केस कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को वापस लेता है। फिर अभी सलेखन संथारा लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिंदुसार को। 298 बीसी से 272 बीसी तक, फिर इसकी भी डेथ हो जाती है। बिंदुसार की माता का नाम होता है दुर्दरा, और ग्रीक नाम है इसका अमित्रचेटी। इसका मतलब है दुश्मनों को नाश करने वाला। भागवत पुराण के अनुसार वरिसार नाम है इसका। भागवत पुराण के अनुसार वरिसार नाम है, और वामन पुराण के अनुसार सिंहसेन नाम है। अशोक उदान नामक ग्रंथ से पता चलता है बिंदुसार के 3 पुत्र होते हैं, सुसीम, अशोक और वीराशोक। ये सबसे बड़ा बेटा होता है इसका सुसीम। इसकी 16 पत्नी थी, जिनमें सबसे प्रिय पत्नी थी इसकी सुभद्रांगी, जो अंगराज्य से आई थी। ठीक है, इसके 2 पुत्र होते हैं सुभद्रांगी के। सुभद्रांगी के 2 पुत्र होते हैं अशोक और वीराशोक। महावंश ग्रंथ के अनुसार पता चला बिंदुसार के होते हैं 101 बेटे। बिंदुसार सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहता था, बट योग्य था अशोक। लेकिन अशोक क्या करता है, अपने 99 भाइयों को मार के खुद गद्दी पर बैठता है। 99 भाइयों को मार देता है अशोक, और खुद गद्दी पर बैठता है।
तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अशोक ने अपने किस भाई को नहीं मारा था? अशोक ने अपने टिश भाई को नहीं मारा था, जो कि सिंगल का राजा बना दिया गया था उसके समय। ठीक है, अब ये देखते हैं बिंदुसार है ना, इसका बिंदुसार नाम कैसे पड़ा? तो बचपन की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में रहता था चाणक्य। चाणक्य बचपन से ही इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देता था थोड़ा थोड़ा डेली, क्योंकि उस समय पे होती थी विष कन्याएं, ताकि कोई भी विष कन्या इसको अट्रैक्ट करके और मार न दे इसको जहरीला करके। ठीक है, तो बचपन से ही चाणक्य इसको जहर देता रहता था। जहर देता 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 बड़ा हो जाता है। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है जहर खाने की। तो एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उसकी पत्नी भी खाना खा लेती है। ये बात नहीं चंद्रगुप्त मौर्य को पता थी कि मैं खाने में डेली जहर खाता हूँ, और न ही उसको पत्नी की पता थी। और उसकी पत्नी के पेट में होता है बिंदुसार, और जहर खाते ही उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। लेकिन चाणक्य अपने समझदारी से डॉक्टरों को बुला के, जीवकों को बुला के, राजवेद्यों को बुला के उसके पेट को काट के बिंदुसार को बाहर निकाल लेते हैं। और बिंदुसार के माथे में एक जहर की बिंदु होती है तब, क्योंकि जहर फैल गया था पूरा पूरा। बचपन से ही इसके माथे में थी विष, इसलिए इसको बिंदुसार कहते थे, बिंदु का पूरा सार। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बिंदुसार। अब आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम कौन क्या था। बिंदुसार के शासनकाल में सबसे बड़ा बेटा सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था। अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, और तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है बिंदुसार के समय में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार पहले सुसीम को भेजता है, लेकिन वहां पे होता है किच्चक नाम का व्यक्ति, वो सुसीम को पराजित कर देता है। इसके बाद जाता है फिर अशोक। अशोक सफल होता है, सुसीम असफल हो जाता है। बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी आए थे, डाइमेक्स और डाइनोसियस। डाइमेक्स आया सीरिया से और डाइनोसियस आया मिस्र से। उस समय सीरिया में राजा कौन था? एडियोकस। और मिस्र में राजा था फिलाडोल्फिया। ठीक है, बिंदुसार डाइमेक्स से कहता है कि अपने राजा को बोलिए जाके कि मेरे लिए मदिरा भेज देगा। ठीक है, इसके बाद बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 272 ईस्वी पूर्व में, और 3 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहता है। जिस गृह युद्ध को जीतने का काम कौन करता है? अपना अशोक, अपने 99 भाइयों को मार के। किसकी सहायता से? चाणक्य का शिष्य होता है एक राधागुप्त। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जितवाया था ना, वैसे ही अब चाणक्य का शिष्य है एक राधागुप्त, वो अशोक की हेल्प करता है और अशोक को बनाता है द ग्रेट रूलर। इसके बाद अशोक को एक्सप्लेन करेंगे अब। इसके बाद देखते हैं हम अशोक द ग्रेट रूलर को 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक कैसे अशोक एक महान राजा कहलाया। इतिहास में 2 ही महान राजा कहलाते हैं, एक अकबर और एक अशोक। अशोक को पढ़ते हैं। अशोक के नाम का उल्लेख का पता चलता है दो अभिलेखों से, मास्के अभिलेख तथा गुर्जरा अभिलेख। मास्के अभिलेख के अनुसार नाम होता है इसका अशोकवर्धन, और गुर्जरा अभिलेख के अनुसार इसका नाम होता है देवनाम। ठीक है, बौद्ध के दीपवंश में महावंश से पता चला अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। तो विवाह किया इसने उज्जैन की राजकुमारी महादेवी से। यहाँ से इसकी 2 संतान होती हैं, एक पुत्र होता है एक पुत्री होती है। पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा, जिनको श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। दूसरा विवाह करता है कलिंग राजकुमारी कालुवाक्की से, जो बाद में कौरवाक्की भी कहलाई। कलिंग युद्ध जीतने के बाद ना दूसरा विवाह करता है ये इससे, कालुवाक्की से, जिससे एक पुत्र होता है इसका कुणाल, और कुणाल का पुत्र होता है दशरथ। अब कलिंग युद्ध को देखते हैं। कलिंग युद्ध होता है 261 बीसी में। कलिंग का मतलब है पुराना नाम उड़ीसा का। उड़ीसा के अंदर लड़ा गया था ये, और उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग होता है। ठीक है, उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसड़ी। और कारण क्या बताया जाता है युद्ध करने का? कि हाथी प्राप्ति के लिए अशोक ने पूरा युद्ध लड़ा था ये। उस समय कलिंग का राजा था नंदराज, जिसका उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। ठीक है, जिसको खारवेल ने लिखवाया। हाथी गुम्फा अभिलेख को किसने लिखवाया? खारवेल ने। मतलब उस समय जब अशोक ने युद्ध लड़ा ना कलिंग में, उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। इसका उल्लेख मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख से, और इसको किसने लिखवाया? खारवेल ने। इतना हो गया। खारवेल कौन है ये? खारवेल चंदी वंश का महान राजा था ये। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में पाया जाता है। ये अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए थे, जिसके अंदर कलिंग युद्ध का 13वें शिलालेख के अंदर वर्णन मिलता है। इस 13वें शिलालेख में कालुवाक्की का जिक्र भी होता है। कालुवाक्की कलिंग की राजकुमारी थी ये, जिससे अशोक ने विवाह किया था। इसी कारण इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया इसको। अकबर ने जब इतिहास पढ़ा इसका अशोक का, तो बाद में इसको कालुवाक्की वाले शिलालेख को इसने इलाहाबाद में स्थापित करवाया, जिसके ऊपर है जहांगीर के राज्याभिषेक का जिक्र भी माना जाता है। और अब कहाँ पे ये स्तंभ? ये दिल्ली में कुतुब मीनार में है ये। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध में इतना खून खराबा हो गया था, जिसको देख के अशोक सदमे में चला गया, और उसने सोचा ये तो मैंने गलत कर दिया भाई, अब इस पाप से प्रायश्चित पाने के लिए मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ।
फिर अशोक शांति का प्रतीक बौद्ध धर्म को अपनाता है और पूरे एशिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। अशोक ने 251 बीसी में तीसरी बौद्ध संगीति करवाई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है? आज का पटना। अशोक को शैव धर्म से बौद्ध धर्म में कौन लाया था? मोगलीपुत्री। ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने और निग्रोध ने। निग्रोध कौन है? ये सुसीम का 4 वर्षीय बड़ा बेटा। इसके बाद देखते हैं अशोक 3 धर्मों का पालक था, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म। आजीवक धर्म को अशोक अंतिम समय में अपनाता है और शैव धर्म का पहले पालक था और बाद में फिर कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अशोक शासनकाल के 10वें वर्ष में गया में गया था। गया कहाँ पे? बिहार में, बौद्ध गया जगह पे, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए ये 10वें वर्ष में जाता है यहाँ पे। और 20वें वर्ष में जाता है अशोक लुम्बिनी, नेपाल में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखते हैं अशोक के 7 स्तंभ लेख और 14 शिलालेख हैं। पहले 7 स्तंभ लेखों को देखेंगे। सबसे पहले आता है अशोक का टोपरा स्तंभ लेख। ये हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ, लेकिन इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। दूसरा मेरठ स्तंभ यूपी में मिला, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। तीसरा है इलाहाबाद स्तंभ, ये कौशाम्बी में मिला, इसके ऊपर समुद्रगुप्त की प्रशंसा है और जहांगीर की राज्याभिषेक है। ये वही इलाहाबाद स्तंभ है जिसमें रानी का अभिलेख भी कहा जाता है जिसको। चौथा पाया जाता है सारनाथ का स्तंभ। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो वाराणसी के समीप यूपी में पाया जाता है। 5वां सांची स्तंभ, ये अशोक का स्तंभ है जो नष्ट हो चुका है अब। ठीक है। छठा है नंदगढ़ का स्तंभ, ये बिहार से प्राप्त हुआ है। और 7वां है रामपुरा स्तंभ, ये बिहार से राष्ट्रपति भवन में ले जाया गया है। बिहार में प्राप्त हुआ था, अब राष्ट्रपति भवन में भेज दिया है रामपुरा स्तंभ। इसके बाद देखते हैं 14 शिलालेख। इसके बाद हम अशोक के 14 शिलालेखों में से मोस्ट इंपोर्टेंट शिलालेख देखते हैं। ठीक है। प्रथम शिलालेख में 3 बातें कही गई हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख में संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के बराबर है और वन्य जीवों का संरक्षण बताया गया है। इसमें पशु बलि पर रोक लगाया गया है। दूसरे शिलालेख में प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य है और मानव और पशुओं के लिए मेडिसिन फैसिलिटी। और तीसरे शिलालेख में बताया गया है ब्राह्मणों को सम्मान मिले। और 5वें शिलालेख में बताया गया है धर्ममान्यों की नियुक्ति हो। 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है, इसमें मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण करना बताया गया है। 11वें शिलालेख में अशोक धर्म विजय का वर्णन किया गया है। और 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। और इसमें अशोक बताता है कि मैंने, जैसे अपनी एक माता होती है वो बेटों को अपनी जमीन जायदाद संभलवा के चिंता से मुक्त हो जाती है ना, वैसे ही मैंने मेरे 5 दूतों को सारे संसार में भेज दिया और मैं मेरी चिंताओं से मुक्त हो गया हूँ। और दूसरी बात कहता है जितने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारक है ना, उन सारों के अंदर प्रेम भावना होनी चाहिए। इसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक आता है बृहदर्थ। और बृहदर्थ का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। और बृहदर्थ का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? हत्या कर देता है बृहदर्थ की। मौर्य वंश के अंतिम शासक के बृहदर्थ की पुष्यमित्र शुंग हत्या कर देता है और एक नया वंश स्थापित करता है शुंग वंश। अशोक के द्वारा जितना भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था ना, पहले तो ये पुष्यमित्र शुंग आते ही उसको खत्म करवाता है। जितना भी अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था सारे के सारे को नष्ट करवा देता है पुष्यमित्र शुंग और एक नए वंश की स्थापना करता है उत्तर मौर्य वंश में शुंग वंश की। इसी के साथ ही मौर्य वंश का खत्म होता पार्ट और अब शुरू होएगा उत्तर मौर्य वंश। ठीक है। इसमें 4-5 वंश आएंगे फिर ये भी खत्म। अब शुरू करते हैं। मौर्य वंश के बाद आता है उत्तर मौर्य काल। ठीक है। जिसमें प्रथम वंश है शुंग वंश। इसको देखते हैं। अब शुंग वंश है भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश। सबसे पहले ब्राह्मणों की स्थापना यहीं से हुई थी। इसका संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहदत्त कुमार के शुंग वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी थी विदिशा। शुंग वंश को भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। जैसे शुंग वंश वाले आए ना, इन्होंने सबसे पहले आते ही बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। जितने भी अशोक के द्वारा निर्मित 8400 स्तूप थे ना, सारे के सारे तुड़वा दिए गए शुंग वंश के द्वारा। और ये काम किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। इसने भारत की एक संस्कृति को बढ़ाने का प्रॉपरली वर्क किया था। इसने इनका राज पुरोहित था पतंजलि, जिसने 2 किताबें लिखी, महाभाष्य और संस्कृत की व्याकरण की रचना की। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ, इनको पराजित करने का काम भी पुष्यमित्र ने किया। शुंग वंश में सबसे ज्यादा भागवत धर्म पर जोर दिया गया था। भागवत धर्म में किसकी पूजा होती है? श्री कृष्ण भगवान की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी आता है अग्निमित्र शुंग। इसका उल्लेख हमें एक उपन्यास से मिलता है जो है मालविका अग्निमित्रम। इसको कालिदास ने लिखा था। मालविका अग्निमित्रम को कालिदास को कहते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
पुष्यमित्र के बाद जो अग्निमित्र आया ना, इसकी लव स्टोरी थी ये, मालविका नाम की लड़की, और ये लव करता था इससे। ब्राह्मणों की प्रथम लव स्टोरी मानी जाती है भारत के अंदर। ब्राह्मणों की प्रथम लव स्टोरी मालविका, किसकी? मालविका अग्निमित्रम की। और उसका अंतिम शासक होता है देवभूति। वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या करता है उसका मंत्री वासुदेव, और फिर एक नया वंश आता है कण्व वंश, उसको देखते हैं। इसके बाद आता है भारत में कण्व वंश, 72 बीसी से लेके 28 बीसी तक। इसका संस्थापक होता है वासुदेव। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डरपोक शासक थे ये। और अंतिम शासक होता है इसका सुशर्मा, अयोग्य व डरपोक शासक था। इसकी हत्या करते सातवाहन। जब भारत में मगध साम्राज्य में ये चल रहे थे ना कण्व वंश, उसी समय दक्षिण भारत में ये सातवाहन चल रहे थे, तो अपने वाले कर लेते थे उनसे। जैसे ही उनको पता चला ना ये अयोग्य हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, तो सातवाहनों ने अटैक करके एक नया वंश बसा दिया, आंध्र सातवाहन वंश। अभी इसको देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश को। 28 बीसी से लेके 3री शताब्दी तक चलता है ये। इसका महानतम राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी इसकी माता का नाम था। दरअसल ये नाम से पहले ना माता का नाम लगाते थे। गौतमी इसकी माता है और पुत्र इसका सातकर्णी है। इसके बाद देखते हैं इसमें कुल 28 शासक आते हैं आंध्र सातवाहन वंश में, और अंतिम महान शासक होता है इसका वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ इसकी माता का नाम है, ये वशिष्ठ इसकी माता का नाम और पुत्र का नाम पुलवामी है। इसके बाद भारत में 2 विदेशी आक्रमण होते हैं, हिंदू यूनानी आक्रमण। प्रथम सफल आक्रमण होता है 183 बीसी में, और प्रथम शासक इसका है डेमिट्रियस, और राजधानी बनाता है पंजाब का शाकल्य। महानतम शासक आया इसका मिनांडर। हिंदी यूनानियों ने भारत में सबसे पहले आकर सोने के सिक्के चलवाए थे। अब तक भारत में सिक्कों के ऊपर सिर्फ देवी देवताओं की तस्वीर होती थी, लेकिन इन्होंने नाम व तिथि लिखवाना चालू करवा दिया। और भारत में 2 मूर्ति की शैली लेके आए, एक गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली रोमन से लेके आए और मथुरा शैली अपनी खुद की स्वदेशी है। इसके बाद आते हैं शक भारत में। अब शक को देखते हैं। इसके बाद आता है भारत में शक आक्रमण। ये मध्य एशिया से आए थे। शक वंश के लोग आधा सिर मुंडवा के रखते थे आगे से, और पीछे से चोटी रखते थे। इनका महानतम राजा था रुद्रदामन प्रथम। इसका शासनकाल 130 ईस्वी से लेके 150 ईस्वी तक। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया ये आप कमेंट करके बताना। इनका अंतिम शासक था रुद्रसेन तृतीय, जिसका शासनकाल होता है 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने खत्म किया था, इस पूरे वंश को ही। इसके पीछे एक स्टोरी है जो गुप्त वंश में पढ़ेंगे हम। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी होती प्रभावती। प्रभावती विवाह करना चाहती थी रुद्रदामन सेकंड से, जो वाकाटक वंश का था, और ये रुद्रदामन तृतीय इसको परेशान करना शुरू कर देता है। फिर प्रभावती अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के पास जाके शिकायत लगाती है, और चंद्रगुप्त द्वितीय आके रुद्रसेन तृतीय को मार देता है। लेकिन उसका गुस्सा खत्म नहीं होता। फिर वो सारे शक वंश का नाश कर देता है भारत से, सभी को मार देता है रातों रात। और फिर वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसको पूरा हम गुप्त वंश में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है भारत में पल्लव आक्रमण। इनका मूल स्थान था ईरान, और प्रसिद्ध शासक था गोदोफर्निस। इसने राजधानी बनाई अपनी तक्षशिला, और इसका अंत किया कुषाणों ने। अब कुषाण वंश को देखते हैं। इनका मूल स्थान था चीन। भारत में इनका पहला राजा था कुंजुल। इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद देखते हैं कनिष्क 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शकों को पराजित करके कश्मीर के सिंहासन पर अधिकार करके इसने शक संवत चलवाया था, अपना जो राष्ट्रीय कैलेंडर है जो 23 मार्च से शुरू होता है। और इसने चौथी बौद्ध संगीति करवाई। इसके दरबार में एक वेद था जिसका नाम था चरक। इसकी एक पुस्तक है चरक संहिता, और इसकी पहली राजधानी थी पेशावर, और इसने मूर्तिकला की शुरुआत करवाई। इसी के साथ हमने पूरा मौर्य वंश खत्म कर लिया है। पहले पूर्व मौर्य, फिर मौर्य, फिर उत्तर मौर्य। अगर आप लास्ट तक बने हुए ना तो लाइक जरूर करके जाइए, मोटिवेशन मिलता है बहुत ज्यादा। और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलिए। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।